Welcome students. Today we shall start a new unit, that is the animal reproduction. It is the unit number first in your syllabus of 12th class in the zoology. And first of all we will discuss what is reproduction. हम सबसे पहले ये जानेंगे कि reproduction basically process क्या है. So reproduction is defined is the process of perpetuation of the species to maintain the line of succession, and to provide the group immortality. तो इसका क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन इज फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, एक बुनियादी लाइफ प्रोसेस है. तो इसको डिफाइन हम ऐसे कर लेते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज. परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज का मतलब है स्पीशीज को आगे ले जाना. अब आप ऐसे देखिए कि पेरेंट्स होते हैं और ये पेरेंट्स बाय रिप्रोडक्शन ये प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, और ये ऑफस्प्रिंग्स भी जब रिप्रोडक्टिव एज में दाखिल हो जाते हैं तो ये भी प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स. तो इसको हम कहते हैं परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज. तो ये जो स्पीशीज है, स्पीशीज कैसे आगे चले, स्पीशीज कैसे आगे जाए, इसको हम कहते हैं परपेचुएशन ऑफ द स्पीशीज. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पीशीज को आगे ले सकते हैं बाय बायोलॉजिकल मैकेनिज्म. तो किस लिए ले सकते हैं? टू मेंटेन द लाइन ऑफ सक्सेशन. टू मेंटेन द लाइन ऑफ सक्सेशन. इसका क्या मतलब है? ये जो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जो मेंटेन रहता है, ये लाइन जो रहती है, प्रोडक्टिव लाइन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट इज नोन एज द लाइन ऑफ सक्सेशन. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन की, तब जाके इनके ऑफस्प्रिंग्स आ गए, और ये ऑफस्प्रिंग्स जब रिप्रोडक्टिव एज में दाखिल होंगे तब जाके ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे और इनके ऑफस्प्रिंग्स भी आएंगे, और ऐसे ही ये भी रिप्रोडक्टिव एज में दाखिल होंगे और ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर इनके भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे. तो ऐसे ये चलता रहेगा. दिस इज हाउ वी डिफाइन द लाइन ऑफ सक्सेशन. तो ये जो है ये स्पीशीज ये यहां से आगे चली गई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नोन एज रिप्रोडक्शन, और फिर यहां से आगे चली गई. इसी को हम कहते हैं परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज. और ये जो लाइन इसमें रहती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, देन फ्रॉम दोज ऑफस्प्रिंग्स व्हेन दे ग्रो टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ सक्सेशन. तो ये है कि हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं रिप्रोडक्शन को. सो रिप्रोडक्शन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज टू मेंटेन द लाइफ ऑफ लाइन ऑफ सक्सेशन. और इससे क्या होगा? टू प्रोवाइड द ग्रुप इमॉर्टलिटी. अब ग्रुप इमॉर्टलिटी का क्या मतलब है? ये पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करेंगे, इनसे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. After some time, what happens when the parents become older? They undergo the biological process of death. तो इनमें डेथ हो जाती है पेरेंट्स में, तब जाके इन्होंने ऑलरेडी अपने ऑफस्प्रिंग जो है तैयार किए हुए होते हैं बाय बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये जो ऑफस्प्रिंग्स है ये इस स्पीशीज को आगे ले जाते हैं. तो डेथ से, एक इंडिविजुअल की डेथ से कोई स्पीशीज खत्म नहीं होती है. क्यों नहीं होती है?
इसलिए नहीं होती है कि उस स्पीशीज में एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म चलता रहता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से एक ग्रुप को इमॉर्टलिटी मिलती रहती है, जबकि हर एक ऑफस्प्रिंग, हर एक इंडिविजुअल जो है वो मॉर्टल है, लेकिन एज ए ग्रुप ये इमॉर्टल रहते हैं। और ये इमॉर्टल रहने के लिए, इनको इमॉर्टल बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से एक ऑफस्प्रिंग तो मर सकता है, एक पेरेंट तो मर सकता है, ये एक इंडिविजुअल तो मर सकता है, लेकिन पूरा ग्रुप इसे तबाह नहीं हो सकता, पूरा ग्रुप इसे डेड नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म अडॉप्ट किया हुआ है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन रिप्रोडक्शन इन सिंपल टर्म्स। सो अगेन आई विल रिपीट दैट द रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म maintaining the line of succession or maintaining the perpetuation of species, and it provides group immortality to the offsprings. Now we will discuss some characteristics of the or basic features of the reproduction. Basic features of रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हम अब बुनियादी क्या फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन में, हम इन पे बात करने जा रहे हैं। तो इसमें ये है कि रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल feature of all living organisms. It is the fundamental character. It is the fundamental character of all organisms. तो इसका ये मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन है ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है। although there are diverse modes of reproduction which we will discuss later on, तो बहुत सारे किस्म है रिप्रोडक्शन के जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, मगर ये चीज़ है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होती है। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ब्लू व्हेल एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रैक्टिसेस रिप्रोडक्शन, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे माइक्रोब है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है दैट्स ऑपरेटेड फंक्शनल। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग organisms. The second one is that the first important process in the reproductive this phenomena is the DNA replication. DNA replication, अब इसका क्या मतलब है DNA replication? ये बेसिस बनाता है रिप्रोडक्शन की। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, सबसे पहले उसका जो डीएनए है वो रिप्रोड्यूस करता है, वो डीएनए डुप्लीकेशन करता है, वो डीएनए रेप्लिकेशन करता है। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने जा रहा है, हम सिंपल एग्जांपल अगर हम एक एमोबा के ही ले लें, एमोबा एक प्रोटोजोन है, अगर हम इसी की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब ये रिप्रोड्यूस करने जा रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एमोबा, और न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ये डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, डीएनए का जो मिकदार है वो दोगुना हो जाता है, and this is known as DNA replication. अब it's not the case only with the amoeba, it happens in every living organism. तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन में प्रोसेस हो जाएगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस प्रोडक्शन में होने जा रहा है, दैट इज द व्हाट वी कॉल एज द डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म्स द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस है रिप्रोडक्शन की, इट्स द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये आप याद रखिए कि मॉलिक्यूलर बेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जब शुरू होगी तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा दैट इज द डीएनए रिप्रोडक्शन। तो इसके बाद है सेल डिवीजन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल डिवीजन। Cell division is the cytological basis of the reproduction. It is the cytological basis of reproduction. This is the cytological base of reproduction. ये cytological base है reproduction की। जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होने जा रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होगा सेल डिवीजन, either by mitosis or sometimes in some cases both by mitosis as well as meiosis. कभी कभार माइटोसिस से ही काम चलेगा, कभी कभार माइटोसिस भी होगी और meiosis भी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। तो क्या होगा इसमें, अब सेकंड प्रोसेस होगा डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन। दिस इज नोन एज द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो अब इसके बाद जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ
रिप्रोडक्टिव बॉडीज। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनेंगी, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो तीसरा जो प्रोसेस है दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव बॉडीज। अब रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनेंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब आगे चल के आपको पता चलेगा रिप्रोडक्टिव बॉडीज बेसिकली होती क्या है। तो तीसरा प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव बॉडीज, रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनी जा रही हैं। अब इसके बाद जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग्स, फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव बॉडीज। अब इन्हीं रिप्रोडक्टिव बॉडीज से ऑफ स्प्रिंग्स बनने जा रहे हैं। सो दिस कंप्लीट इज द sequential events which occur in the reproduction. So the reproduction basically starts from the fundamental molecular process, that's the DNA replication. इसके बाद इसमें होगा सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद होगा the formation of reproductive bodies and ultimately the reproductive bodies form the offsprings. तो हम जनरल अभी बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। So these are some of the characteristics of the reproduction. So reproduction is fundamental character of every living organism. तो इसमें ये 3 या 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले DNA रेप्लिकेशन, इसके बाद साइटोलॉजिकल डिवीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज, उसके बाद है द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव बॉडीज। अब इसके टाइप्स आते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप्स। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 मेन टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के, that's the asexual mode of reproduction and the sexual mode of reproduction. So the first type of the reproduction is asexual reproduction. सबसे पहला जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है asexual reproduction, और इसके बाद है the second one is the sexual reproduction. तो दूसरा जो टाइप है रिप्रोडक्शन का that is the sexual reproduction. So there are broadly 2 types of reproductive strategies, that's the asexual reproduction and the sexual reproduction. We will first of all discuss the asexual reproduction. हम पहले asexual reproduction के बारे में बात करेंगे. So we'll discuss asexual reproduction. तो सबसे पहले हम कहेंगे asexual reproduction के बारे में. It is a uniparental mode of reproduction. It's a uniparental mode of reproduction. इसका मतलब ये है कि इस वाले रिप्रोडक्शन में सिर्फ जो इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स के है, एक पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका बना इसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट्स इट इज यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ये यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. इसमें सिंगल पैरेंट, a single parent only participates in this type of reproduction. तो इस वाले रिप्रोडक्शन में बस एक पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब है तो ये सिर्फ इन्वॉल्व करता है एक पेरेंट को. तो इसमें जो मोड ऑफ दिस रिप्रोडक्शन है, दैट्स यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट्स ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा तब इनमें कोई भी गैमीट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि जब गैमीट्स बनते हैं तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस लाजमी बन जाता है. और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हमारे पास 2 टाइप्स जो है, वी मस्ट हैव 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, दैट्स द मेल गैमीट्स एंड द फीमेल गैमीट्स. तो उस वाले रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, दैट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मगर इस वाले रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इसमें कोई गैमीट्स नहीं बनेंगे, नो गैमीट्स आर फॉर्म्ड. तो इसमें दूसरा पॉइंट बनेगा, नो गैमीट्स आर फॉर्म्ड. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट्स नहीं बनेंगे. तो यही वजह है कि इस वाली रिप्रोडक्शन को दूसरा हम नाम देते हैं, दैट इज एगैमोजेनेसिस. हम इसको एगैमोजेनेसिस भी कहते हैं, और वी कॉल इट एज
एगेमोजेनी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है एगेमोजेनेसिस और एगेमोजेनी. It means that no gametes are involved in the process of asexual reproduction. A means no, gamogeny means no gamete formation. इसको हम agamogeny भी कहते हैं. A means no, gamogeny means gamete formation. No gamete formation occurs in asexual reproduction. तो अब इसमें जो साइटोलॉजिकल बेस ऑफ रिप्रोडक्शन होगी दैट इज ओनली बाय माइटोसिस. ओनली माइटोसिस occurs in asexual reproduction. तो सिर्फ जो है सिर्फ माइटोसिस होने जा रही है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियासिस इसमें नहीं होती. अब इसके बाद क्या है, हम यहाँ पे फिर एक बार यही एग्जांपल लेंगे. मैं इसी एग्जांपल पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जांपल आप लोअर क्लास से ही पढ़ते आए हैं एमोबा की. एमोबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट्स अ प्रोटोजोन. अगर हम अब इसकी बात करेंगे, इट विल डिवाइड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड करेगा वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आप ये समझिए कि इट डिवाइड्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनटू टू डॉटर सेल्स. टू डॉटर सेल्स में दो एमोबा बन गई, एक एमोबा से बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इनमें क्या है, चूंकि इनका पेरेंट एक है, दैट इज इट इज यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इनमें कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, दैट्स इट इज एगेमोजेनेसिस. सिर्फ माइटोसिस से काम चलेगा यहाँ पे. तो इसके बाद जो है ये जो ऑफस्प्रिंग्स है, ये जो डॉटर सेल्स हैं, ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल्स हैं. द डॉटर सेल्स विल बी एग्जैक्टली द सेम, 100% आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल. ये जो डॉटर सेल्स हैं ये 100% आइडेंटिकल होगी टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू द जीन्स, विद रेस्पेक्ट टू द साइज, विद रेस्पेक्ट टू द शेप. इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट जो डॉटर सेल्स हैं वो 100% आइडेंटिकल होगी टू दैट ऑफ द parent cell. That's why we say in asexual reproduction, the offsprings are the clones. The offsprings are the clones of the parents. तो इसका मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स मींस ओवर हियर डॉटर सेल्स, ये क्लोन्स होती है ऑफ द पेरेंट्स. इसका ये मतलब है कि ये 100% होती है आइडेंटिकल. ये यहाँ पे लफ्ज जो हमने क्लोन किया है इस्तेमाल, इसका मतलब है 100% आइडेंटिकल. तो ये जो है ये डॉटर सेल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होती हैं या ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं, ये 100% आइडेंटिकल होते हैं टू दैट ऑफ द what we call as the parents. So this is how the asexual reproduction works. तो ये है the pattern of asexual reproduction. So this was the first type of the reproduction, that's asexual reproduction. Now you have understood that asexual reproduction involves only a single parent. That's why it is known as the monoparental or uniparental mode of reproduction. It doesn't involve any gamete formation, that's why it's known as agamogenesis. And the cytological basis of this division is only mitosis, and the offsprings are 100% identical to that of the what we call as parents. So the offsprings are the clones of the parents. Now again, आपने अब समझा होगा व्हाट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, अब हम उन पे बात करने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू मनी टाइप्स. इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. तो सारे टाइप्स में ये कॉमन चीज़ है कि दिस यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और सारी एसेक्सुअल मोड्स हैं लेकिन थोड़ी डिफरेंस है इनमें. तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द फर्स्ट टाइप ऑफ द asexual reproduction, that's known as the binary fission. binary fission.
अब बाइनरी फिशन में इससे पहले कि हम डिफाइन करेंगे बाइनरी फिशन को, हम एक एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं इसकी। यहाँ पे फिर एक बार एग्जाम्पल आप ले लीजिए एमोबा। एमोबा, अब एमोबा में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एमोबा इज अ प्रोटोजोन, इट्स अ प्रोटोजोन, प्रोटोजोन्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो now what happens in the amoeba, amoeba divides by binary fission, amoeba divide करता है by binary fission। इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, this is the न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ये, और इस न्यूक्लियस में ये जो है यहाँ पे these are the chromosomes। अभी हमने पढ़ा कि the first process which occurs in the reproduction, that's the DNA replication। अब डीएनए रेप्लिकेशन होगी यहाँ पे, इससे क्या होगा, द क्रोमोसोम नंबर विल गेट डबल्ड, क्रोमोसोम नंबर जो है इट विल गेट डबल्ड। तो ये क्रोमोसोम नंबर डबल होगा, हालांकि न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल होगा, बट द न्यूक्लियस इज ओनली सिंगल। लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, दिस इज द न्यूक्लियस कंटेनिंग द डबल कंटेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, और ये है द एमोबा, दिस इज द एमोबा। ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। तो ये है यहाँ पे एमोबा, इट विल नाउ एज्यूम ए डम्बेल शेप, डम्बेल शेप ये एज्यूम करेगा, दिस इज नोन एज द डम्बेल शेप। नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ये अब न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या है, इसको हम कहते हैं कभी कभार कि इस न्यूक्लियस में जो हुई दैट इज क्लोज्ड माइटोसिस। क्लोज्ड माइटोसिस का मतलब ये है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल ऑलरेडी इसमें हुआ, लेकिन अभी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं हुआ, तो न्यूक्लियस को भी दो हिस्सों में तकसीम होना है जो अभी नहीं हुआ। तो दिस amoeba now assumes a dumbbell shape. Later on what happens, this will divide, the amoeba will divide into two daughter amoebae and the nucleus will also divide into two। तो यहाँ पे एक डॉटर सेल है, यहाँ पे दूसरी डॉटर सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस आएगा, इसमें दूसरा न्यूक्लियस आएगा। These are daughter amoebae, A-M-O-E-B, amoebae is the plural for amoeba। So this is how the binary fission works. Now we can define the binary fission. It's a simple type of asexual reproduction in which a single parent, which is unicellular, it divides into two daughter cells which are the clones of the parent cell। तो ये बाइनरी फिशन है। इसमें कहते हैं हम बाइनरी इसलिए कि इसमें एक जो सेल है वो दो सेल्स में तकसीम होती है, और इन डॉटर सेल्स में क्या होता है, एवरी डॉटर सेल विल एज्यूम लेटर ऑन द शेप एंड साइज ऑफ दैट ऑफ द पेरेंट सेल। इस हर एक डॉटर सेल का शेप साइज जो है वो पेरेंट सेल के बराबर होगा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन एज द बाइनरी फिशन। सो बाइनरी फिशन इज सिंपल टाइप ऑफ द asexual reproduction in which a single parent cell divides into two daughter cells which are the clones of the parent cell, and they assume the shape, size, and in each and every respect they are same to that of the parent cell। तो ये हर एक एतबार से ये बराबर होंगी अपने parent cell के। That's why we have already discussed that in asexual reproduction the offsprings are the clones of the parents। So this is about the binary fission। Now the binary fission is further of many types। अब binary fission के भी types हैं। The binary fission is of many types, like the first one is that's the irregular binary fission। Irregular binary fission। Now this classification of binary fission is upon the plan of the division। ये plan क्या है division का, उसी एतबार से हमने ये classification की है। अब irregular binary fission में इसी के एग्जांपल है। जो binary fission हमने डिस्कस किया in amoeba, that's irregular binary fission। Now what happens in irregular binary fission, again we draw over here the diagram of amoeba, we draw here the diagram of amoeba, this is the amoeba। Now what happens, the plan of this division, जो plan है division का, जैसे हम ऐसे मान लें कि ऐसी amoeba divide होगा, then it is the plan of division। जो plan of division है
इसमें इरेगुलर बाइनरी फिशन में वो कहीं से भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके का भी हो सकता है। दैट्स वाई वी कॉल इट, इसमें कोई फिक्स्ड प्लान ऑफ डिवीजन नहीं होता है। दैट्स वाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ डिवीजन एज द इरेगुलर बाइनरी डिवीजन। मगर इसमें एक क्राइटेरिया हमने याद रखना है, वॉट एवर द प्लान ऑफ डिवीजन, चाहे प्लान ऑफ डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल है, चाहे ट्रांसवर्स है, चाहे ओब्लिक है, इसमें एक चीज हमने याद रखना है ये कि जब भी हम इरेगुलर बाइनरी फिशन की बात करेंगे इन एमोबा, बट one thing is to be remembered that the plane of division is always perpendicular to the elongated nuclear axis. This the elongated nuclear axis, इसके परपेंडिकुलर में आएगा प्लान ऑफ डिवीजन। ऐसा नहीं है कि ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ओब्लिक भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूड, मगर तब अगर हम माने दिस इज द ट्रांसवर्स टाइप ऑफ प्लान, अगर हम इसको सॉरी दिस लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ प्लान, अगर हम मानेंगे ट्रांसवर्स टाइप ऑफ प्लान, तब जाके न्यूक्लियर एक्सिस ऐसी होनी चाहिए। सो एक चीज हमें इसमें याद रखना है, द प्लान ऑफ डिवीजन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलोंगेटेड न्यूक्लियर एक्सिस। जो एलोंगेटेड न्यूक्लियर एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर में आएगी हमेशा ये प्लान ऑफ डिवीजन। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द binary fission is the irregular binary fission, which we have discussed in the amoeba. In irregular binary fission, the plan of division is irregular. There is no fixed plan of division, but one thing is there, that the plan of division is always perpendicular to the elongated nuclear axis. Now we will move on towards the second type of the this binary fission. अब दूसरे जो types हैं binary fission के, उन पे हम आते हैं। The second type of the binary fission is the longitudinal binary fission, longitudinal binary fission। अब इसको इसलिए कहा जाता है longitudinal binary fission because the plane of division is longitudinal, इसलिए हम इसको longitudinal binary fission कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्लान ऑफ डिवीजन है दैट्स longitudinal। इसमें एग्जांपल हम लेंगे यूग्लिना की। फॉर एग्जांपल दिस इज द डायग्राम ऑफ यूग्लिना, ये डायग्राम है यूग्लिना की, इस फ्लैगेला है, दिस इज यूग्लिना, दिस यूग्लिना। Now what happens in यूग्लिना, the plan of division cannot be like this. If it would be like this, then it is transverse plan of division. इस तरीके का डिवीजन नहीं होगा। अगर इस तरीके से प्लान ऑफ डिवीजन बनता है दैट्स ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इसमें इस तरीके का फिशन बनेगा, दैट्स लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। हाउ यू सी ओवर हियर, जब इसको पूरा डिवाइड होने का टाइम आएगा तब इसमें क्या शेप होगा, इट वुड बी लाइक दिस एंड द प्लान ऑफ डिवीजन इज दिस। सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज longitudinal binary fission. This longitudinal binary fission and this plan of division is longitudinal plan. Longitudinal plan से divide होगा, that's why we call this type of the division as the longitudinal binary fission. तो ये दूसरा टाइप था बाइनरी फिशन का। The first one is irregular binary fission as in amoeba. The second one is the longitudinal binary fission as in case of the euglena. तो इसके बाद है transverse binary fission. Now the third one is the transverse binary fission. अब इसमें सिंपल है कि इसमें जो प्लान ऑफ डिवीजन है दैट इज ट्रांसवर्स, और इसमें जो एग्जांपल है दैट इज द पैरामीशियम। हम पैरामीशियम की डायग्राम, पैरामीशियम आपने सभी लोगों ने देखा होगा ऑन बुक्स या अंडर माइक्रोस्कोप भी आपने देखा होगा। दिस द डायग्राम ऑफ द पैरामीशियम। पैरामीशियम की डायग्राम ऐसे होती है, इसको हम कभी कभार स्लीपर एनिमेलिक्यूल भी कहते हैं। दिस इज पैरामीशियम, पैरामीशियम का डायग्राम है। इट्स अ सीलिएट, इसकी बॉडी जो है वो सीलिया से कवर की हुई होती है। दिस द पैरामीशियम, इट्स पैरामीशियम है। अब जब पैरामीशियम में डिवीजन होगा इट वुड बी बाय अ ट्रांसवर्स प्लान, इट मीन्स इट वुड बी लाइक दिस, ऐसे होगा इसमें डिवीजन। सो दिस इज ट्रांसवर्स प्लान। ट्रांसवर्स प्लान के थ्रू इसका डिवीजन होगा, तो ऐसे ये दो पैरामीशिया बनाएगा। दिस वुड बी द वन पैरामीशिया एंड दिस वुड बी द अनदर
पैरामीशियम। तो ये एक पैरामीशियम होगा, ये दूसरा पैरामीशियम होगा। तो इस वाले डिवीजन को हम कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। क्यों कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन? क्योंकि इसमें जो प्लान ऑफ डिवीजन है दैट इज ट्रांसवर्स। सो वी अंडरस्टूड दैट द बाइनरी फिशन इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट्स इरेगुलर बाइनरी फिशन in which the plan of division is irregular as in case of amoeba, then the longitudinal binary fission in egluna, the इसमें plan of division जो है that's longitudinal, then transverse binary fission as in case of the paramecium। तो transverse binary fission में जो plan of division होगा that would be transverse। तो this was about the binary fission। now we will move on towards the next type of the asexual reproduction। अब हम दूसरा टाइप जो है asexual reproduction का, उस पे आते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन एज द नेम सजेस्ट्स, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, बाइनरी फिशन में एक सेल डिवाइड करती है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है और उससे 2 सेल्स बनती है। और मल्टीपल फिशन में एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है, उससे कई सारे सेल्स बनते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन को समझने के लिए हमें एग्जांपल लेना होगा ऑफ दैट ऑफ द दिस व्हाट वी कॉल एज प्लाज्मोडियम है एक प्रोटोजोन, इट इज द मलेरियल पैरासाइट, ये एक मलेरियल पैरासाइट है। अब इसमें क्या होगा प्लाज्मोडियम में, अगर हम इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रा करेंगे, इन प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है, इसका ये मलेरिया का पैरासाइट जो है दैट्स प्लाज्मोडियम, दिस इज प्लाज्मोडियम। नाउ व्हाट हैपेंस इन प्लाज्मोडियम, द न्यूक्लियस डिवाइड्स मनी टाइम्स। न्यूक्लियस जो है वो कई बार डिवाइड होता है, एज अ रिजल्ट इट जनरेट्स मल्टीपल न्यूक्लिय। जब इसका डिवीजन कई बार होगा तो इससे लाजमी तौर पर बहुत सारी न्यूक्लिय बनेंगे। तो इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे, इन द सेकंड स्टेज we will see many nuclei are formed from this single nucleus। now what happens, हर एक न्यूक्लियस के बाहर जमा होगा, ऐसे साइटोप्लाज्म जमा होगा इसके बाहर, एंड लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, इससे जैसे एक न्यूक्लियस से बहुत सारी न्यूक्लिय बन गए, इसी तरह से एक इस सेल से बहुत सारी सेल्स बनेंगी। ये एक सेल थी तो इससे बहुत सारी सेल्स बनेंगी, ये ऐसे इन द नेक्स्ट स्टेज इट वुड बी लाइक दिस। तो ये यहां से एस्केप करेंगी ये सेल्स। दिस इज हाउ वी डिफाइन द मल्टीपल फिशन। नाउ मल्टीपल फिशन इज सिंपली व्हेन अ सिंगल पैरेंट सेल डिवाइड्स by method of asexual reproduction and generates a large number of cells, it is known as multiple fission, or it generates multiple cells, it is known as multiple fission। अब प्लाज्मोडियम का जो केस है, प्लाज्मोडियम में 2 जगह पे मल्टीपल फिशन होता है। एक होता है इन द एडल्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, इसको हम कहते हैं शाइजोनॉट। एडल्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नोन एज शाइजोनॉट में होता है एक जगह पे ये मल्टीपल फिशन। तो इस तरीके के मल्टीपल फिशन को जो शाइजोनॉट में होता है इसको हम कहते हैं शाइजोगोनी। नाउ व्हाट इज शाइजोगोनी? शाइजोगोनी इज सिंपली द मल्टीपल फिशन इन द शाइजोनॉट ऑफ द प्लाज्मोडियम। शाइजोनॉट इज द एडल्ट स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम। शाइजोनॉट एडल्ट स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का। एंड द डॉटर सेल्स फॉर्मड बाय द शाइजोगोनी आर नोन एज द मीरोजोइट्स। और यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनी इससे शाइजोगोनी से, उनको हम कहते हैं मीरोजोइट। सो सिंपली जो मल्टीपल फिशन है, मल्टीपल फिशन में एक सेल जो है वो कई सारी सेल्स बनाएंगे। इसमें एग्जांपल हमने प्लाज्मोडियम का लिया, लेकिन प्लाज्मोडियम में 2 जगह पे मल्टीपल फिशन होता है। तो पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स इन द शाइजोनॉट। शाइजोनॉट जो है ये एडल्ट स्टेज है प्लाज्मोडियम का। इसमें जब शाइजोगोनी कंप्लीट होगी तो उससे जो सेल्स बाहर आएंगी उनको हम कहते हैं मीरोजोइट्स। तो दूसरा ये पैटर्न का मल्टीपल फिशन जो होगा प्लाज्मोडियम में, दैट विल हैपन इन द एंसिस्टेड जाइगोट में होगा दूसरा ये मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम में। उसको हम कहते हैं स्पोरोगोनी, दैट्स नोन एज स्पोरोगोनी। तो उसमें भी यही डायग्राम
इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसमें हमने याद रखना है जो लास्ट में सेल्स वहां पे निकलती हैं उनको हम मेरोजाइट्स नहीं कहते हैं, उनको हम स्पोरोजोइट्स कहते हैं। तो in Plasmodium, the multiple fission occurs at 2 stages, that's by schizogony as well as by sporogony। schizogony जो है, schizogony होती है in the schizonaut, that's the adult stage of the Plasmodium, और sporogony जो होती है that's occurs in the ancestor zygote of the Plasmodium। एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं इन मल्टीपल फिशन, दैट्स ऑफ द एमोबा। एमोबा में जब हमने डिस्कस किया था बाइनरी फिशन, तो हमें ये समझ में आ गया था कि एमोबा जो है दैट आल्सो डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन, बट एमोबा नॉट ओनली डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन बट इट समटाइम्स आल्सो डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन। तो एमोबा में क्या होगा, एमोबा की एग्जांपल हम लेंगे। एमोबा में जो मल्टीपल फिशन होगा उसको हम कहते हैं सुपोरोलेशन। उसको सुपोरोलेशन क्यों कहते हैं ये हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो दिस इज द diagram of the amoeba. The amoeba doesn't appear like this. The amoeba appears, when you have seen on the diagram, it appears like this. So this is amoeba। amoeba की ये जो है इनको हम कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया ये आप लोअर क्लास में भी पढ़ते हैं, सीडोपोडिया। Now what happens अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस ठीक ठाक नहीं होंगी रिप्रोडक्शन के लिए, जब सर्वाइवल के लिए कंडीशंस डिफिकल्ट होंगी, तब क्या होगा, या डेसिकेशन होगी या एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा। इट मीन्स द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर रिप्रोडक्शन। अगर डेसिकेशन होती है या एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तब क्या होगा, तब ये एमोबा जो है ये शिफ्ट करेगा अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी टू द मल्टीपल फिशन। तो इसमें ये सबसे पहला ये चीज़ है, इट रिट्रैक्ट्स इट सीडोपोडिया। ये जो सीडोपोडिया है ये वापस खींच लेता है, इट एज्यूम्स अ शेप लाइक दिस, ऐसी एक शेप इख्तियार कर लेता है। नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपको पता ही। अब व्हाट हैपेंस इन द मल्टीपल फिशन, आपको मैंने इससे पहले भी समझाया, द न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी टाइम्स। जो न्यूक्लियस है वो बहुत बार डिवाइड हो जाएगा, किसमें, मल्टीपल फिशन में। नाउ व्हाट विल हैपन, यू सी इन द नेक्स्ट स्टेज, this is the amoeba, it will generate many nuclei। ये इनके nuclei हैं, it will generate many nuclei, which will generate many nuclei, the nucleus of the amoeba, it will generate many nucleus। after that what will happen, हर एक nucleus के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म का कुछ ना कुछ हिस्सा जमा हो जाएगा ऐसे। तो हर एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म का हिस्सा जमा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेज व्हाट विल हैपन, ये है, ये न्यूक्लियस है, अब ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। अब साइटोप्लाज्म के हिस्से के बाहर अब एक सिस्ट जमा होगी, दिस साइटोप्लाज्म, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सिस्ट जमा होगी। अब यहां पे ये सिस्टस जमा होंगी इसके इर्द गिर्द। ये सिस्ट क्या है, इट इज हार्ड वॉल, ये एक हार्ड वॉल है टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस से बचने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए ये एक वॉल बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द, जिसको हम कहते हैं सिस्ट वॉल। तो दीज आर नाउ द स्पोर्स, इनको हम कहते हैं अब स्पोर्स ऑफ द एमोबा। ये है अब स्पोर्स ऑफ द एमोबा। नाउ व्हाट विल हैपन, इसके बाद क्या होगा, दिस विल, ये इसका जो पेरेंट ये एमोबा है, इसका ये वॉल बर्स्ट हो जाएगा। अब दीज स्पोर्स विल कम आउट, ये स्पोर्स जो है ये बाहर आएंगे। स्पोर्स, ये किसके स्पोर्स है, दिस आर स्पोर्स ऑफ एमोबा। तो ये स्पोर्स बाहर आएंगे। जब ये स्पोर्स बाहर आएंगे, अब दे विल डेवलप ओनली ऑन द एडवेंट ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस। ये तब फेवरेबल कंडीशंस, ये तब अब डेवलप होंगी जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी। हमने इससे पहले भी कहा कि यू हैव सीन दैट द एमोबा रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय बाइनरी फिशन एज वेल एज मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन करने की क्या जरूरत है एमोबा को, अगर वो ऑलरेडी बाइनरी फिशन करता है। मल्टीपल फिशन करने की जरूरत तब है एमोबा को जब
the conditions are not favorable. जब conditions unfavorable होगी, इसीलिए यहाँ पे डॉटर एमोबा के इर्द गिर्द सिस्ट वॉल्स बन गए. These are cyst walls. यहाँ पे ये cyst walls बन गए. That's why we call these daughter amoeba as the spores. And that is why this process is known as sporulation. तो अब जब favorable conditions return होंगी, तब जाके ये cyst wall break हो जाएगा और ये एमोबा इसे बाहर आएगा. अब it will assume its normal shape. Okay, so this was about the multiple fission. So multiple fission में एक सेल कई सारी सेल्स बनाती हैं. कैसे बनाते हैं हमने डिस्कस किया और एग्जांपल्स भी हमने ली. पहला एग्जांपल हमने लिया प्लाज्मोडियम का, दैट्स अ मलेरियल पैरासाइट, और दूसरा एग्जांपल हमने लिया एमोबा का. अब यहाँ पे आप थोड़ा अटेंटिव रहिए. कभी कभार आपके नीट में पूछा जाता है एमोबा डिवाइड्स बाय. एमोबा किससे डिवाइड होता है? पहला ऑप्शन है बाइनरी फिशन, दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल फिशन और तीसरा है बोथ. तो इसका आंसर है बोथ. तो एमोबा जो है वो बाइनरी फिशन भी करता है, मल्टीपल फिशन भी करता है. अब मल्टीपल फिशन तब करेगा जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी. तो दिस वाज द this second type of the asexual reproduction. First was binary fission, second was multiple fission. The third one is the budding. Third one is budding. लोअर क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं बडिंग. तो बडिंग में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल अपने ऊपर कोई बड ग्रो करता है और वही बड जो है वो आगे जाके वो ऑफस्प्रिंग बनाता है और वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज बडिंग. इसकी एग्जांपल आप लीजिए यहाँ पे हाइड्रा. हाइड्रा इज ए फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट. इट्स अ फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, फ्रेश वाटर में रहता है. सिलेंट्रेट, इट्स अ फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट. यहां पे मैं डायग्राम ड्रा करूंगा हाइड्रा की. दिस इज द हाइड्रा. ये हाइड्रा है, इसके टेंटाकल्स हैं. नाउ व्हाट विल हैपन इन हाइड्रा? The hydra develops a bud. For example, we'll draw over here a bud. हाइड्रा के ऊपर एक बड ग्रो करता है, छोटा सा एक बड यहाँ पे. It grows bud. Now what happens after that? The bud grows in size. बड जो है वो साइज में ग्रो करता है. Later on what will happen? When it will grow to its full size, जब ये ग्रो करेगा टू इट्स फुल साइज, पूरा ये डेवलप हो जाएगा. लेटर ऑन व्हाट विल हैपन? इट विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. ये डिटैच होगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इट विल स्टार्ट इट्स ओन इंडिविजुअल लाइफ. जब पेरेंट बॉडी से ये डिटैच होगा, पेरेंट बॉडी से अलग होगा, तब जाके अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ शुरू करेगा. एंड दिस इज हाउ द बडिंग ऑकर्स. बट दिस टाइप ऑफ बडिंग इज नोन एज एक्सटर्नल बडिंग. इट इज नोन एज एक्सटर्नल बडिंग, or it is known as exogenous budding. This type of budding is known as external budding. You can also call it as exogenous budding. Why it is known as exogenous budding or external budding? Because the bud develops on the outer surface of the animal. जो bud है, bud की जो development है वो कहाँ पे होगी? On the outer surface of the body. ये यहाँ भी हो सकता है bud, यहाँ भी कहीं भी, लेकिन on the outer periphery, on the outer surface of the body. So that's why it's known as external budding. So in budding, an animal grows a bud which grows to the full size and later on detaches from the parent body and lives its own individual life. अब प्रोटोजोन्स में क्या होता है? प्रोटोजोन्स, कई प्रोटोजोन्स भी कई प्रोटोजोन्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग. लेकिन उनमें जो बड जो होता है, जो ही बड बन जाता है वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी. लेटर ऑन इट ग्रोस. मगर एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में बड जो है वो पूरा डेवलप जब होगा, जब वो फुली ग्रो होगा, तब जाके वो डिटैच होगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. तो सिर्फ हाइड्रा में ही नहीं होता है, कई स्पॉन्ज में भी हम बडिंग देखते हैं. So this type of budding in which the bud grows on the outer surface of the body is known as external budding or exogenous budding. The second type of budding, so budding is of two types. That's exogenous budding is, for example, hydra. Second one is the endogenous or internal
budding. This is the second type. अब internal budding में क्या होगा? It occurs in some fresh water sponges. It occurs in some freshwater sponges. तो इसमें क्या होगा? जो बड है, बड तो ग्रो होगा, लेकिन बड जो है वो ग्रो होगा इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज. तो अगर ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी डेवलप होगा जैसे कि हाइड्रा में, देन इट वुड बी एक्सटर्नल बडिंग. मगर यहाँ पे बड डेवलप होगा बट ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉडी, ऑन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी. दैट टाइप ऑफ बडिंग इज नोन एज द व्हाट वी कॉल एज द एंडोजीनियस बडिंग और इंटरनल बडिंग. तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें लीजिए आप एफिडेशिया. एफिडेशिया इज ए फ्रेश वाटर, इट्स अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है ये. तो इसमें जो है रिप्रोडक्शन होगी, दैट वुड बी एसेक्सुअल एंड दैट वुड बी बाय एंडोजीनियस बडिंग. एंडोजीनियस में बडिंग में क्या है? एंडोजीनियस बडिंग में बड बनेगा, लेकिन वो बनेगा ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे हम इसका बड जो है वो हम ड्रा करेंगे, बड ऑफ एफिडेशिया. इसमें यहाँ पे जो है ये ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल. यहाँ पे ये इसका वॉल जो है वो कवर किया हुआ है होता है बाय डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स विच वी कॉल एज द एम्फीडिस्कस. इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एम्फीडिस्कस. और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे होते हैं कुछ सेल्स इसमें, इनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स. सो दिस इज द bud, internal bud of the Aphidacia. Aphidacia is a freshwater sponge. तो इस internal bud को हम कभी कभार गैम्यूल भी कहते हैं. internal bud और गैम्यूल. So this the internal bud or गैम्यूल of Aphidacia. It is the internal bud or गैम्यूल of Aphidacia. तो इंटरनल बडिंग को कभी हम गैम्यूलेशन भी कहते हैं. So now we understood that the budding is of two types. That's external budding as in Hydra and internal budding as in the freshwater sponge like Aphidacia. And internal budding is also known as गैम्यूलेशन because gammules are the internal buds. तो ये था the third type of the asexual reproduction. Now हम अब देखेंगे the fourth type of asexual reproduction, that is the plasmatomy. The fourth type of asexual reproduction is known as the plasmatomy. एक डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, शायद आपको समझ में आई डायग्राम से कि मैं किस ऑर्गेनिज्म की डायग्राम ड्रा कर रहा हूं. ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ सीलिएट. सीलिया से कवर की हुई है इसकी बॉडी, इट्स अ सीलिएट. सो दीज आर द सीलिया. अब इसमें है मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन. इट मीन्स देयर आर मेनी न्यूक्लियाई. मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है इसमें. These are nuclei. There are many nuclei. And ये है डायग्राम ओपालेना की. अब इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है? इनमें प्लाज्माटोमी से रिप्रोडक्शन होती है. प्लाज्माटोमी को समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए. अब इसमें बहुत सारी न्यूक्लियस है. इसमें डिवीजन कैसे होगा? इसमें सबसे पहले ये डिवाइड होगा, ओपलेना डिवाइड होगा. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डॉटर ओपलेना ड्रा करेंगे ऐसे. दिस आर डॉटर ओपलेना और ये इनमें है न्यूक्लियस. ये है सीलिया. इसमें क्या है? डिवीजन करते वक्त या डिवीजन करने से पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियस डजंट चेंज. फॉर एग्जांपल जितने यहाँ पे न्यूक्लियस इतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे.
तो जब डिवाइड भी होगा, अब यही न्यूक्लिय दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 20 न्यूक्लिय है, इसमें 10 आ जाएंगे, इसमें 10 आ जाएंगे। अब इसके बाद जो है जब डॉटर ओपलेना बने, अब ये जो इसमें न्यूक्लियस है ये अब डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे ताकि इनका नंबर जो है वो पेरेंट सेल के बराबर हो। और इसमें भी जो न्यूक्लिय है वो भी ये है डिवीजन करना शुरू करेंगे ताकि उनका नंबर भी बराबर हो पेरेंट सेल के न्यूक्लिय के बराबर। सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज प्लाज्माटोमी। अब प्लाज्माटोमी में क्या होता है, प्लाज्माटोमी में जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ओपलेना, इसमें डायरेक्टली डिवीजन होता है। जब डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस उससे पहले डिवाइड नहीं होंगे। जब डॉटर सेल्स बनेंगे फिर जाके डॉटर सेल्स में न्यूक्लिय डिवाइड करना शुरू करेंगे। वो तब तक डिवाइड होते रहेंगे जब तक उनका जो नंबर है वो बराबर ना हो जाए, किन के बराबर, पेरेंट सेल के न्यूक्लिय के बराबर। सो वी डिफाइन प्लाज्माटोमी इज अ प्रोसेस of this asexual reproduction in which the cell first divides and the nuclei remain undivided, and later on the nuclei also divide so that the number of nuclei becomes equivalent to that of the this what we call as the parent cell. लेकिन इसमें ये मसला है कि ये हमेशा होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वाले सीलिएट्स में। हर एक मल्टी न्यूक्लिएट सीलिएट में नहीं होगा, लेकिन जिसमें भी होगा उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होनी लाजमी है। तो दिस वाज अबाउट प्लाज्माटोमी। अब और प्लाज्माटोमी में एक और एग्जांपल आपके लिए मैं बता देता हूँ, दैट इज पिलोमिक्सा। इसमें दो एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, एक तो ओपलेना है, दूसरी एग्जांपल अगर आप याद रखना चाहें दैट इज पिलोमिक्सा, ओपलेना एंड पिलोमिक्सा। तो आइए हम फिफ्थ टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाएंगे, दैट इज द प्लाज्माटोमी हमने डिस्कस किया, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की बात हम करें। फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल हम लेंगे ऑफ माइक्रोस्टोमा। माइक्रोस्टोम का हम एग्जांपल लेंगे प्लाज्माटोमी में। ये एक वर्म है, तो इस फ्लैट वर्म है ये। तो इसमें क्या होता है माइक्रोस्टोमम में, माइक्रोस्टोमम की बॉडी अगर हम ड्रा करेंगे ऐसे इसकी बॉडी, अब इसमें फ्रैगमेंट्स, ये फ्रैगमेंट्स में तब्दील होती है ये बॉडी माइक्रोस्टोमम की। फॉर एग्जांपल ये एक फ्रैगमेंट बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया और ये चौथा बन गया। सो द बॉडी डिवाइड्स इनटू द फ्रैगमेंट्स। अब इनकी बॉडी जो है इट डिवाइड्स इनटू द फ्रैगमेंट्स। और ये फ्रैगमेंट है या ये वाला फ्रैगमेंट है, जो भी फ्रैगमेंट है इसका, that will regrow in size, वो regrow हो जाता है in size and that will assume the size of the parent microstoma. So this is known as fragmentation. So in fragmentation the parent body divides into many fragments. पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड होगी इनटू मनी फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रोज एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू द डॉटर ऑफस्प्रिंग। तो हर एक जो फ्रैगमेंट है दैट विल ग्रो इनटू द डॉटर ऑफस्प्रिंग। और इसमें एग्जांपल जो है वो है माइक्रोस्टोमम की। तो ये थी टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज के बारे में बात करेंगे। ब्लास्टोस और द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। रिप्रोडक्टिव बॉडीज वही हैं जिनसे ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है, तो इनको हम कहते हैं ब्लास्टोस। कभी कभार आपको पूछा जाता है एग्जाम में डेफिनेशन ब्लास्टोस। सो ब्लास्टोस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम थोड़ा एक ये डिस्कशन थोड़ा खींचेंगे। अगर हम बाइनरी फिशन की बात करेंगे, बाइनरी फिशन की, फॉर एग्जांपल बाइनरी फिशन में फिर एक बार हम ड्रा करेंगे, दिस इज एमोबा।
अब ये एमूबा डेवलप हो जाता है इनटू 2 डॉटर एमूबे, ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर एमूबे। अब ये पेरेंट, ये डॉटर एमूबा है, डॉटर एमूबे। अब हम पेरेंट एमूबा कहाँ गया? So parent amoeba divided into the daughter amoeba, and in this case the parent is immortal. The parent is immortal. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे whole amoeba ने काम किया as blastose. The whole amoeba acted as blastose, or the whole amoeba acted as the asexual reproductive body. अब मल्टीपल फिशन में भी, मल्टीपल फिशन में कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल फिशन में कभी सॉरी बॉडी एक्ट करती है ब्लास्टोस, कभी कभार उसमें कुछ रेजिडुअल साइटोप्लाज्म रह जाता है किसी वजह से, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडी। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है या इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आप इसको एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एडवांटेजेस हैं, वो ऐसे हैं। इट इज रैपिड, ये रैपिड है, रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत जल्दी होता है ये रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। दूसरा, द मल्टीप्लिकेशन रेट इज फास्ट, मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो फास्ट है। तीसरा, नो नीड टू फाइंड मेट, नो नीड टू फाइंड ए मेट, कोई भी जरूरत नहीं है मेट ढूंढने की, बिकॉज ये यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें फर्टिलाइजेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट्स व्हाई वी से देयर इज नो नीड टू फाइंड मेट। और तो चौथा एक पॉइंट है, अगर एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेटर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है फिर ऑर्गेनिज्म्स को एडाप्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, फिर ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये सबसे बेहतर है। तो इसमें एक और चीज होती है, नो वेरिएबिलिटी, no variation occurs, no variation occurs, no variation occurs. The only chance of variation is by the only chance of variation, the only chance of variation is by mutation. अगर कभी कभार वेरिएशन हो भी जाए तो वो म्यूटेशन से हो सकती है, और कोई चांस नहीं है वेरिएशन का, क्योंकि इसमें जीन्स की मिक्सिंग नहीं होती है, वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो these were some of the merits, or these were some of the advantages of the asexual reproduction. Then there are some disadvantages of the asexual reproduction. There are disadvantages of asexual रिप्रोडक्शन। अब डिसएडवांटेजेस की बात हम करेंगे। डिसएडवांटेजेस में एक मसला, इंपॉर्टेंट मसला इसमें यह है कि इट डजंट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, इट डजंट इंट्रोड्यूस वेरिएशन। तो इससे क्या है, इससे वेरिएशन नहीं होगी। डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अहम पॉइंट है कि इट डजंट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, ये इंट्रोड्यूस नहीं करता है वेरिएशन। और जब वेरिएशन नहीं इंट्रोड्यूस होगी तो आपने पढ़ा ही होगा इवोल्यूशन में, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन जो है दैट्स रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, एंड इवोल्यूशन इज नेसेसरी फॉर द betterment